वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो दोस्तों, एग्जाम प्रिपरेशन में मैं प्रियंका एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। यूपीपीएससी आरओ एग्ज़ाम जो कि होना है बहुत जल्दी होने वाला है। 27 जुलाई को आपका एग्ज़ाम प्रस्तावित है और मैं डेली आपको मॉक टेस्ट करा रही हूँ जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। डेली रात को 9 बजे क्लास आती है और आज मैं कुछ क्वेश्चन आपको सॉल्व करा रही हूँ सब्जेक्ट वाइज जो कि पिछले वर्ष प्रश्न पूछे गए हैं। तो एक क्विक रिवीजन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के पैटर्न को समझना है तो इन क्लासेस को देखना इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर मैंने इतिहास के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए हुए हैं। प्री प्लस मेंस में जो पूछे जाते हैं प्रश्न उनको ले ही लिया, उसके साथ में आप देखेंगे और कौन से एग्जाम में प्रश्न पूछे जा सकते हैं वो उनका भी कलेक्शन आपको मिल जाएगा। तो क्लासेस ध्यान से देखिए, यहाँ पर जो प्रश्न आपके लिए गए हैं वो PYQ बेस्ड है, ठीक है। PCS के लिए भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो बच्चे RO का एग्जाम टारगेट कर रहे हैं उनके लिए खासकर ये सीरीज मैंने स्टार्ट की है। तो सब्जेक्ट वाइज तो देख ही रहे हैं, साथ में आपके फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी चलते रहेंगे। अगर आप न्यू हैं चैनल पर तो डेली दोपहर 1 बजे GS की क्लास आती है, रात को 9 बजे प्रैक्टिस सीरीज चल रही है। साथ में कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं जो कि आपके शॉर्ट वीडियो में कवर किए जाते हैं। जो भी बच्चे पेड कोर्स में इंटरेस्टेड हैं, जिन्हें टेस्ट ज्वाइन करना है, फुल लेंथ मॉक टेस्ट चाहिए, टेस्ट सीरीज आपको सारी एक साथ मिल जाएंगी, या कंप्लीट कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं RO के लिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने नंबर प्रोवाइड किया, आप उन पर कॉल या मैसेज करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, जिसमें आपको एग्जाम ओरिएंटेड टेस्ट सीरीज दी जा रही। डेली प्रैक्टिस कर पाओगे, उसका एक्सप्लेनेशन आपको डिटेल में दिया जाएगा, जिससे उनसे रिलेटेड और भी कोई प्रश्न बनते हैं तो आप आसानी से हल कर पाएंगे। कंटेंट में आपको देखना है कि आपकी सब्जेक्ट वाइज सारी क्लासेस अवेलेबल हैं, सारे सब्जेक्ट भी कंप्लीट हो जाएंगे और आपकी प्रैक्टिस भी अच्छे से हो जाएगी। चाहे करंट अफेयर हो, GS हो, हिंदी हो, कुछ भी हो, आपको कहीं और से पढ़ने की जरूरत नहीं, सिर्फ इतना कंप्लीट करेंगे आपका कंप्लीट हो जाएगा कोर्स, ठीक है, सिलेक्शन ले पाएंगे। तो कोर्स से रिलेटेड छोटी सी जानकारी थी। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। 121st क्वेश्चन है, बुद्ध द्वारा रूपांतरित निम्न व्यक्तियों में से कौन सा अंतिम था? Who among the following person was the last to be transformed by the Buddha? आनंद, वसुमित्र, गोसाई या फिर सुभद्र था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इनमें से जो सुभद्र था वो बुद्ध द्वारा सबसे अंतिम व्यक्ति था जिसे रूपांतरित किया गया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शासकों में से किसके लिए एका ब्राह्मण प्रयुक्त हुआ है? पुष्यमित्र शुंग, खारवेल, गौतमी पुत्र शातकर्णी या फिर सुशर्मन? देखिए, जिसके लिए एका ब्राह्मण प्रयुक्त हुआ है वो है गौतमी पुत्र शातकर्णी, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न ध्यान से देखिए, समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति वाले स्तंभ पर निम्नलिखित में से किसका लेख मिलता है? अभी ये हिस्ट्री के क्वेश्चंस चल रहे हैं तो हिस्ट्री की मैं अलग से प्लेलिस्ट बना दूंगी, फिर आप ज्योग्राफी, इसी तरह साइंस और सारे सब्जेक्ट के क्वेश्चन आप एक साथ देख लेंगे। इसके साथ साथ मैं टॉप 1000 क्वेश्चन की अलग सीरीज भी चला दूंगी, ठीक है। तो देखिए, ऑप्शन ए है जहांगीर, ऑप्शन बी है शाहजहां, ऑप्शन सी है औरंगजेब और ऑप्शन डी है दारा शिकोह। तो जो समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति है इस पर जहांगीर का भी लेख मिलता है, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो लिस्ट 1 लिस्ट 2 देखेंगे। एक तरफ कुछ शासक दिए गए हैं जिनका शासन काल रहा और उनके समय पर कौन कौन से सिक्के जारी किए गए। तो कुषाण के द्वारा स्वर्ण और ताम्र, ऑप्शन बी गुप्त के समय गोल्ड और सिल्वर, ऑप्शन सी है सातवाहन के समय गोल्ड और कलचुरी ने स्वर्ण, रजत और ताम्र ये सिक्के चलाए थे। इनमें से बताइए कौन सा इनकरेक्ट है, ठीक है, कौन सा एक सुमेलित नहीं है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। तो सातवाहनों ने शीशे के, पोटिन के, तांबे के, कांसे के ये सारे सिक्के चलवाए थे, ना कि स्वर्ण के। बाकी सारे करेक्ट हैं, इनको आप लर्न कर सकते हैं। 125th क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका शिखर द्रविड़ शैली में बना हुआ है? भीतरगांव मंदिर, ग्वालियर का तेली मंदिर, कंदरिया महादेव मंदिर और औसिया का मंदिर, इनमें से बताना है। तो देखिए, आपने देखा होगा नागर शैली, द्रविड़ शैली, इनसे प्रश्न पूछे जाते हैं और खासकर RO के लिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ से प्रश्न बनते हैं स्थापत्य कला में, तो ध्यान रखिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ग्वालियर का तेली मंदिर। आपने देखा होगा मीनाक्षी मंदिर जो हो गया, जो साउथ इंडिया है, ठीक है, सदर्न इंडिया में ये ज़्यादातर द्रविड़ शैली का उपयोग किया गया है। यहाँ पर ध्यान दे सकते हैं, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी इल्तुतमिश के राज्यकाल में सल्तनत की राजधानी थी? विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द कैपिटल ऑफ सल्तनत ड्यूरिंग द रेन ऑफ इल्तुतमिश? आगरा, लाहौर, बदायूं या फिर दिल्ली? इसका राइट आंसर देखिए ऑप्शन बी दिल्ली हो जाएगा। 127 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन राजा मोहम्मद गोरी द्वारा चंदावर के युद्ध में पराजित किया गया था?
तो पृथ्वीराज चौहान है, जयचंद है, कुमार पाल है और भीम सेकंड है। देखिए आपको कुछ जो युद्ध हैं शुरुआत के समय के वो याद होने चाहिए, ठीक है। और ये गढ़वाला वंश के थे, ठीक है। नाम था इनका जयचंद, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। इनको मोहम्मद गोरी ने चंदावर के युद्ध में पराजित किया था। इस समय के जितने भी युद्ध हैं जैसे कि तराइन का पहला युद्ध, दूसरा युद्ध और ये चंदावर का युद्ध, इन सबको याद रखना है। ये क्रोनोलॉजी में भी आ सकते हैं और ये ज़्यादातर मैंने मॉक टेस्ट में इंक्लूड किए हैं क्वेश्चंस। अगर आपने उन्हें ध्यान से देखा है तो यहाँ पर कमेंट करके बताइएगा जो तराइन का पहला युद्ध है वो कब हुआ, तराइन का दूसरा युद्ध कब हुआ, किनके बीच हुआ, और चंदावर का युद्ध कब हुआ था। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किस परिवार ने सर्वप्रथम अकबर के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किया था? राठौर, सिसोदिया, कछवाहा या फिर चौहान? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, कछवाहा वंश के थे। इन्होंने सबसे पहले अकबर के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे। अगला प्रश्न है, लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करेंगे। आजकल इन प्रश्नों की संख्या बढ़ती जा रही है तो ऐसे क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व कीजिए। हॉकिंस, टॉमस रो, मोनुची और रॉल्फ फिश दिए गए हैं। इनका टाइम पीरियड क्या है इंडिया में आने का, उससे मैच करेंगे। और एक चीज़ आपको याद रखनी है, जितने भी विदेशी व्यापारी यहाँ आए हैं, ठीक है, तो उनका जो यात्रा क्रम है, जो उनका यात्रा का समय है, यहाँ पर जितने समय तक रहे उसको ज़रूर याद कर लीजिएगा क्योंकि वो क्रोनोलॉजी में आ जाता है। लाइक फायान हो गया, इत्सिंग हो गया, अलबरूनी हो गया, मेनसांग हो गया और बोल देंगे, इनको क्रोनोलॉजी में लगाइए। तो ये भी डेट आपको याद रखनी है। मैं इस वजह से टॉपिक बताते चल रही हूँ कि अगर आप इनको सॉल्व कर लेंगे तो आगे आप क्वेश्चन आसानी से कर पाएंगे। तो हॉकिंस आपको पता है कब आया था, तो 1608 के समय आया था। हमें मिल गया है ऑप्शन ए का 2 और राइट आंसर आपको मिलेगा 2 ऑप्शंस में। अब आगे देखते हैं टॉमस रो कब आया था। टॉमस रो आया था 1615 के बाद, ठीक है। तो यहाँ पर हमें ए का 2 और बी का 1 मिल गया है, आंसर भी मिल गया। तो मुनिशी कब आया था 1653 में और जो रॉल्फ फिश है वो 1585 में आया था। राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। अब देखिए हॉकिंस आता है 1608 में 1611 तक रहता है, टॉमस रो 1615 से 1619 तक रहता है, मुनिची याद रखिएगा तो 1653 से 1700 तक रहता है, रॉल्फ फिश 1585 से 1586 तक रहता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने महाभारत का फारसी में अनुवाद किया था? अब्दुल कादिर बदायूनी ने, अबुल फजल ने, निजामुद्दीन अहमद ने या शेख मुबारक ने? तो महाभारत का फारसी अनुवाद अब्दुल कादिर बदायूनी ने किया था, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। 131 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका मकबरा भारत से बाहर है? Whose tomb among the following is located outside India? हुमायूं, औरंगजेब, जहांदार शाह और जहांगीर। तो मुगल काल के प्रमुख जो मकबरे हैं उनसे प्रश्न बनता है और जो भारत के बाहर है वो है ऑप्शन डी जहांगीर का, बाकी भारत में ही है। अगला प्रश्न इंपॉर्टेंट है, असम में सबसे पहले चाय कंपनी की स्थापना कब हुई थी? When was the first tea company established in Assam? 1835 में, 1837 में, 1839 या फिर 1841? अगर कहीं भी ये स्टेटमेंट आ गया, क्योंकि अब तो क्वेश्चन स्टेटमेंट वाइज बन रहे हैं और इन्हीं क्वेश्चन से आपके स्टेटमेंट बनने के चांसेस रहते हैं, तो देखिए 1839 हो जाएगा। राइट आंसर क्या है? ऑप्शन सी है। अगला प्रश्न, 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने किसे साहबे आलम बहादुर का खिताब दिया था? ऑप्शन ए है अजीमुल्ला, ऑप्शन बी है बिरजिस कादिर को, ऑप्शन सी है बख्त खां को और ऑप्शन डी है हसन खां को। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, बख्त खां को साहबे आलम बहादुर का खिताब दिया गया था। अगला प्रश्न है, लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करेंगे। एक लिस्ट में पौंडीचेरी, गोवा, ट्रैंकेबार और मद्रास दिया गया है। अब यहाँ पर किनका आधिपत्य था? डच, फ्रेंच, पुर्तगीज, डेनिश में से बताना है, ठीक है। इन्होंने अपने क्या की थी? फैक्ट्री स्टैब्लिश की थी, वो भी मैंने आपको बताया हुआ है। इन्हें फर्स्ट जो इनकी फैक्ट्री वो कब स्टैब्लिश हुई, और क्योंकि मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का रिवीजन भी चल रहा है, साथ में मॉडर्न हिस्ट्री या फिर पूरे कंप्लीट हिस्ट्री के क्वेश्चन भी आप देखते चल रहे हैं, दोनों चीज़ें साथ में कंप्लीट हो रही है। देखते हैं डच का सबसे पहले कहाँ पर था। तो डच थे मद्रास वाला क्षेत्र डच के पास था। और उसके बाद आ जाते हैं फ्रेंच, तो फ्रेंच हो जाएगा पौंडीचेरी, इनके पास था। अगला हो जाता है गोवा किसके पास था? गोवा आपको पता होगा पुर्तगालियों के पास था। ट्रैंकेबार किसके पास था? तो डेनिश के पास। 2 3 ओके 4 1 राइट आंसर ऑप्शन ए में दिया गया है। अगला प्रश्न देखिए, इसमें एक कथन है, दूसरा उसका कारण दिया गया और देख करके बताना है कौन सा उत्तर सही होगा। स्टेटमेंट कह रहा है जवाहरलाल नेहरू ने जो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ 1932 में, इसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किया था, ठीक है, इन्होंने रिप्रेजेंट किया। कारण है क्योंकि गांधी इरविन समझौता 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का
दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेना अंतर्निहित था। इसमें बताइए कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो देखिए 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होते हैं। पहले गांधी इरविन पैक्ट होता है, जिसमें क्योंकि पहला जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ उसमें कांग्रेस ने पार्ट ही नहीं लिया, तो जब कांग्रेस एक बड़ी पार्टी पार्ट नहीं ले रही है इस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, तो क्या हुआ कि अब आगे कहा गया कि कांग्रेस इसमें सम्मिलित हो, तो गांधी इरविन समझौता हो जाता है गांधी और इरविन के बीच में, और कहा जाता है कि दूसरे गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस को या आपको पार्ट लेना होगा। तो इसमें गांधी जी कांग्रेस का प्रतिनिधित्व करते हैं और कांग्रेस की तरफ से एकमात्र प्रतिनिधि गांधी जी ही गए थे, बाकी कांग्रेस का कोई भी सदस्य इसमें भाग नहीं लेता है, और भी कुछ सदस्य इनके साथ जाते हैं, लेकिन यहाँ पर जो पहला स्टेटमेंट है वो गलत हो जाएगा। ठीक है, दूसरा गांधी इरविन समझौता, इसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेना अंतर्निहित था, बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ पर कहा गया कि आगे इनको भाग लेना चाहिए, क्योंकि एक बड़ी पार्टी ही नहीं शामिल होगी तो फिर कैसे काम हो पाएगा। तो ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट है, ए गलत है किंतु आर सही है। 136 क्वेश्चन है, लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करेंगे। एक तरफ क्रांतिकारियों के नाम है, दूसरी तरफ स्थान दिया गया है। 1857 का जो रिवोल्ट हुआ है उसी से रिलेटेड क्वेश्चन आपको दिया गया है। नाना साहब, नवाब हामिद अली खान, मौलवी अहमदुल्ला और मनी राम दीवान ये कहाँ से नेतृत्व कर रहे थे? दिल्ली, कानपुर, फैजाबाद और सब में से बताना है। नाना साहब आप सभी को पता होगा कानपुर से थे, ठीक है। बाकी तो आपके 2 ऑप्शन हट गए, अगर पूरा नहीं भी तैयार हो तो 1-2 आप क्या करेंगे, मैच करने की कोशिश करेंगे। फिर मैं बात करती हूँ मौलवी अहमदुल्ला की, ठीक है। मौलवी अहमदुल्ला ये कहाँ से थे? ये फैजाबाद से थे। 2 आपको मिल गया, राइट आंसर आपका ऑप्शन डी होगा। मनी राम दीवान असम से थे, ठीक है। नवाब हामिद अली खान ये दिल्ली से थे। 2, 1, 3, 4 राइट आंसर होगा। 137 क्वेश्चन है, निम्नलिखित विवरण पर विचार कीजिए। एक स्टेटमेंट है, उसे देख करके बताना है। जो पैराग्राफ दिया गया है किसके बारे में बात की जा रही है? 1853 में जन्मे पश्चिमी भारत के पारसी थे। ये इंडियन स्पेक्टेटर और वॉइस ऑफ इंडिया के संपादक थे। ये समाज सुधारक थे और सम्मति आयु अधिनियम, बस यहीं से आपको पता चल जाएगा कौन थे। 1891 के पक्ष में प्रमुख संघर्ष करता थे। कुछ नहीं याद है तो ये आपको जरूर याद होगा, सम्मति आयु अधिनियम किसके वजह से आया था, ठीक है। किसने इसमें बहुत ज्यादा समाज सुधार और इन सब चीजों के लिए प्रयास किए थे? दादा भाई नौरोजी, BM मालाबारी, BP वाडिया या फिर नौरोजी फरदौनजी? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, BM मालाबारी। इनको याद रखिएगा, इनका जन्म 1853 में हुआ था। ये पश्चिमी भारत के पारसी थे और इन्होंने ही इंडियन स्पेक्टेटर और वॉइस ऑफ इंडिया का संपादन किया था। सम्मति अधिनियम, जो सम्मति आयु अधिनियम 1891 में, ये इन्हीं की वजह से आया था। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। 138 क्वेश्चन है, अगस्त 1925 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन था? चितरंजन दास, मोतीलाल नेहरू, MR जयकर या विट्ठल भाई पटेल? ठीक है, देखिए ये जो प्रश्न कर रहे हैं अभी इतिहास के, आप सभी लोग और भी सब्जेक्ट के क्वेश्चन बोलते हैं, मैं एक एक करके सब करवाऊंगी। मॉक टेस्ट के लिए आप लोग बहुत बोल रहे हैं, लेकिन जल्दी मॉक टेस्ट भी स्टार्ट होंगे अभी, क्योंकि मुझे 5 करवाने थे, मैंने करवा दिए हैं। आगे के मॉक टेस्ट मैं जल्द ही स्टार्ट करा दूंगी, ठीक है। तब तक के लिए मैं सब्जेक्ट वाइज जरूर करा दे रही हूँ, जिससे आप वो भी क्वेश्चन कर पाए जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो। इसका देखिए राइट आंसर क्या होगा, तो लेजिस्लेटिव असेंबली का अध्यक्ष 1925 में विट्ठल भाई पटेल को बनाया गया था। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित संस्थाओं पर विचार कीजिए और क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाइए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बंग भाषा प्रकाशिका सभा, लैंड होल्डर सोसाइटी, बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी और इंडियन लीग के बारे में बताना है और इनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है। देखिए बंग भाषा प्रकाशिका सभा 1836, लैंड होल्डर सोसाइटी 1838, बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी 1843 और इंडियन लीग 1875। अब अरेंज करेंगे तो 1, 2, 3, 4 ऑप्शन ए में दिया गया है, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखिए, इसमें पूछा गया है निम्नलिखित युग्मों में कौन सा एक सुमेलित नहीं है, करेक्टली मैच्ड नहीं है। ऑप्शन ए है वीडी सावरकर की बुक है द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, सेकंड है RC मजूमदार की द सिपॉय म्यूटनी एंड रिवोल्ट ऑफ 1857, राधा कमल मुखर्जी की अवध हिंद रिवोल्ट 1857 to 58 और SB चौधरी के द इंडियन म्यूटनीज 1857 to 1859। कोई एक इनकरेक्ट है और वो हो जाएगा ऑप्शन सी। तो अवध हिंद रिवोल्ट 1857 to 58 ये किसकी? रुद्रांशु मुखर्जी की है, ना कि राधा कमल मुखर्जी। किसकी? रुद्रांशु मुखर्जी।
तो आज के क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। आई होप आपको समझ में आए होंगे और क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए एक बार ध्यान से ज़रूर देख लीजिएगा इनको और एक ही बार में प्रिपेयर हो जाएंगे। इतने टफ क्वेश्चंस नहीं है जो आपको बार बार ये वीडियो देखना पड़े। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। पेड कोर्स के लिए नंबर्स दिए गए हैं, इन पे कॉल या मैसेज करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, मॉक टेस्ट ज्वाइन कर सकते हैं, टेस्ट सीरीज ले सकते हैं या कंप्लीट कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं। जो आपके एग्जाम की नीड है आप वैसा कीजिए। और कोई जानकारी चाहिए आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं मिलती हूँ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।